पाठक परिवार में आज बड़े दिनों बाद शोर शराबा था। होता भी क्यों नहीं, आखिर तीनों बहनों आज एक साथ जो आई हुई थी। कुंदन पाठक की 3 बेटियां और एक छोटा बेटा था रोनित, जो मां के साथ तीनों बहनों का भी उतना ही लाडला था। आज उसे देखने लड़की वाले घर आने वाले थे, इसलिए तीनों बहनें उसे सजा रही थी। अरे बस बस, आप तीनों एक साथ मेरे ऊपर चढ़ गई हैं। मैं अच्छा ही लग रहा हूं, देखिए ना। वो तो तू हमेशा से ही लगता है। पिंकी, जा तो नमक लेकर आ, मैं इसकी नजर उतार देती हूँ जरा। हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। दूसरों की नजर तो बाद में लगेगी, पहले इसे कहीं हमारी नजर न लग जाए। ये देखो, अभी तक तीनों बहनें अपने भाई को ही सजा रही हैं। अरे आज बस लड़की वाले देख नहीं आ रहे, इसे इसकी बारात नहीं निकल रही है। अरे जल्दी वो दिन भी आ जाएगा माँ, तुम चिंता मत करो। मैं तो कब से हमारे रोनी की बारात निकलने का ही इंतजार कर रही हूँ। बस बचपन से ही हमने इसे माँ की तरफ पाला है, ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये छोटा ही है। आप तीनों के लिए तो मैं हमेशा छोटा ही रहूंगा ना दीदी। अब चलो, ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है, लड़की वाले आते ही होंगे बस। पिंकी नमक लेकर आती है, तीनों बहनें मिलकर अपने भाई की नजर उतारती है। उस तरफ लड़की वाले भी आ जाते हैं। रोनित को देखकर तीनों बहनें की आंखें भर आई थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को देखकर खुश होती है ना। लड़की वाले आकर बैठे, उन्होंने घर को अच्छे से देखा और परिवार वालों से बात करने लगे। अच्छा बहन जी, तो ये तीनों कौन है? आपके रिश्तेदार हैं क्या? भाई साहब, ये तीनों मेरी बेटियां हैं। रोनित की बड़ी बहन है। रोनित की 3 बहनें हैं? तीनों बहनों को देखकर लड़की वालों ने आपस में एक दूसरे को देखा, जैसे एक दूसरे से इशारों में कुछ कह रहे हो। पहले वो खुलकर बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसके बाद बस थोड़ी देर रुके और चलते बने। रोनित के घर वालों को कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने राजेश जी को बुला लिया, जो ये रिश्ता लेकर आए थे। क्या हुआ राजेश अंकल, आप कुछ तो बताइए, आखिर लड़की वालों को कौन सी बात पसंद नहीं आई? हाँ, हमारा रोनित इतना अच्छा कमाता है, दिखने में भी किसी हीरो से कम नहीं है। फिर ऐसी क्या बात है जो वो लोग इस तरह मुंह बनाकर चले गए? देखिए, हर किसी की अपनी अपनी सोच है अब। हाँ, लेकिन आप बताइए तो, वो लोग आखिर क्या सोच रहे हैं? राजेश जी पहले तो संकोच कर रहे थे बात बताते हुए, लेकिन रोनित के घर वालों के बहुत कहने पर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और हिचकिचाते हुए कहा, उन्हें लगता है कि लड़के की 3 बहनें हैं, तो लड़की के ससुराल में आने के बाद से बड़ी परेशानी होगी। आजकल एक ननद भी किसी से संभल नहीं रही है, और यहाँ तो 3 है। सच में आजकल लोग कुछ भी सोच रहे हैं। अच्छा ही हुआ कि उन्होंने इस घर में रिश्ता नहीं किया। इसका मतलब है कि हमारे भाई का रिश्ता इसलिए नहीं हो रहा कि उसकी 3 बहनें हैं। अब अपना दिल छोटा मत कीजिए, आजकल की लड़कियां बड़ी नाजुक होती है, उनसे ससुराल और उनकी जिम्मेदारी कहाँ ही उठती है। बस इसीलिए यही सब बहाने हैं। राजेश जी के कहने पर तीनों बहनें शांत तो हो गई थी, लेकिन मन में एक कसक जरूर रह गई कि 3 ननद होने की वजह से उनकी भाई की शादी में रुकावट आ रही थी। तीनों बहनों का मन बड़ा ही दुखी था, चेहरा मुरझा रहा था, लेकिन वो दोनों अपने मायके वालों के सामने कुछ दिखाना नहीं चाहती थी। अच्छा माँ, हम चलते हैं, अगर कोई काम हो तो हमें बताना। हाँ हाँ, तुम तीनों अपना मन छोटा मत करो, देखना हमारे रोनित को कितनी अच्छी लड़की मिलती है। हाँ माँ, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी रोनित का रिश्ता जल्द ही हो जाए। तीनों बहनें भारी मन के साथ अपने अपने ससुराल वापस चली गई। अगले कुछ महीनों तक 1-2 रिश्ते आए, लेकिन उनका भी यही रोना था कि 3 ननद हमारी बेटी नहीं संभाल पाएगी। अपने भाई की शादी में खुद रुकावट बनने का दुख क्या होता है, ये शायद वही बहन समझ सकती है जो इन सबसे गुजरी हो। कोई रिश्ता समझ में आया माँ? अरे नहीं बेटा, अभी कहाँ, हर किसी के अलग ही नखरे हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि हम अगर 3 बहनें नहीं होते तो हमारे रोनित को इतना सब झेलना नहीं पड़ता। अभी तक तो उसकी शादी भी हो गई होती। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मुझे पता है कि तुम तीनों बहुत अच्छी ननद बनोगी, लेकिन हम लोगों की सोच तो नहीं बदल सकते ना। अब मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी माँ कि हमारे रोनित के लिए इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की भेजे। जब बहनों की दुआएं साथ हो तो फिर ईश्वर भी आपका साथ कैसे छोड़ सकते हैं। राजेश जी रोनित के लिए प्राची का रिश्ता लेकर आए, जो इतनी सुंदर थी कि परियां भी उसके सामने शर्मा जाए। माँ, ये तो सच में बड़ी सुंदर लड़की ढूंढकर लाए हैं राजेश अंकल। मैंने कहा था ना, जितना नाम सुंदर है लड़की भी उतनी ही सुंदर है। बस अब ये रिश्ता हो जाए किसी तरह। लेकिन इस बार भी अगर हमारी वजह से। दीदी, आप क्यों इतना सोच रही है?
अगर लड़की सही होगी, अच्छी होगी, उसके परिवार वाले अच्छी सोच रखते होंगे तो ये रिश्ता हो जाएगा। और अगर वो छोटी सोच रखते होंगे तो फिर मेरे नसीब में कोई और अच्छी वाली लिखी होगी। लेकिन देख तो जरा कितनी सुंदर है ये। लड़की सुंदर तो है ही, इसका परिवार भी काफी अच्छा है। मैंने पता करवाया, इसके पापा का बड़ा नाम है बाजार में। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। इस बार प्राची का रिश्ता आने से सबकी उम्मीदें काफी बढ़ सी गई थी, लेकिन उसके साथ एक डर भी था कि कहीं ये रिश्ता हाथ से ना चला जाए। शाम होते होते सबकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रौनित लड़की वालों के सामने आता है। लड़की वाले रौनित को देखकर काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने यही सवाल किया जिसका सबको डर था। आपकी 3 बेटियां हैं? जी भाई साहब, हमारी 3 बेटियां हैं, तीनों की शादी हो गई है। कहीं ये भी 3 ननद की बात सुनकर उठने की तैयारी तो नहीं कर रहे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। सबकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, इसलिए नीता से रहा नहीं गया और उसने प्राची से पूछा, हम 3 ननद होंगी, इसलिए तुम्हें कोई परेशानी है क्या प्राची? दीदी, मुझे क्या परेशानी होगी? अगर ये रिश्ता हो जाएगा तो मुझे 3 बहनें मिल जाएंगी। प्राची का जवाब सुनते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। रौनित के दांत तो अंदर जाने का नाम नहीं ले रहे थे, जैसे दोनों परिवार आपस में घुल मिल गए थे। और आज वो सपना भी पूरा हो गया जिसका इंतजार रौनित की बहनें न जाने कितने समय से कर रही थी। ये देखो माँ, ये सोने का हार कैसा है? नीता, कितना सुंदर हार है ये। और तो ये रौनित की शादी पे पहनने वाली है? नहीं माँ, ये इतना सुंदर सा हार मैं अपनी लाडली प्राची के लिए लाई हूँ। उसे गृह प्रवेश के वक्त तोहफे में दूंगी। अरे लेकिन ये तो बड़ा ही महंगा लगता है। हमारी खुशी से महंगा कुछ नहीं। प्राची बाकी लड़कियों से कितनी अलग निकली। उसने ना तो हमें ननद का ताना मारा, ना ही किसी की अगर 3 बेटियां हैं तो उस पर सवाल उठाया। नीता सही कह रही है माँ। जैसे रौनित हमारा लाडला है, वैसे ही आज से प्राची भी हमारी लाडली बहू होगी। देखना, जब वो इस घर में आएगी ना तो हम उसे कैसे सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं। दीदी संभल कर, कहीं इतना मत सर पर बिठा देना कि बिगड़ जाए वो। घर में खुशियों का माहौल था। जिस पल का सबको इंतजार था वो पल भी आ गया। रौनित प्राची के गले में वरमाला डालता है और उसे जीवन साथी के रूप में अपनाता है। विदाई के बाद ससुराल में बड़े ही धूमधाम से प्राची का स्वागत किया जाता है। उसे बहुत सारे तोहफे भी मिलते हैं। अब चलो, हंसी मजाक बहुत हो गया है, प्राची भी थक गई होगी। हाँ, कल फिर उसकी पहली रस्सी की रस्म भी है। प्राची बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, इसलिए आज तुम जाओ और अच्छे से आराम कर लो। रौनित जाओ, प्राची को उसके कमरे में ले जाओ। रौनित और प्राची कमरे में चले जाते हैं। प्राची ने जैसे ही सुना था कल उसकी पहली रसोई की रस्म है, तब से वो कुछ डरी डरी सी लग रही थी, लेकिन उससे किसी से कुछ कहा नहीं। अगली सुबह वो नहाकर बड़ी ही अच्छे से तैयार होकर नीचे आ गई। प्रणाम दीदी। प्रणाम माँ जी। खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। देखो प्राची, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, तो उसके लिए तुम्हें हलवा बनाना होगा। उसके लिए ये सूजी, घी, सूखे मेवे, दूध, चीनी सब कुछ मैंने यहाँ रख दिया है और तुम बस दाल चावल बना देना। दाल मैंने भिगो दी है, चावल भी साफ करके यहाँ रख दिए और कढ़ाई भी रख दी है। दीदी, आपने तो इतना सब कुछ आसान कर दिया मेरे लिए। अरे कोई बात नहीं, तुम इस घर में नई हो और तुमने ने कहा था तुम्हें ननदें नहीं बहनें मिल रही है। बस ऐसा समझो कि बहनें तुम्हारी मदद कर रही हैं। चलो प्राची, अब तुम सब कुछ जल्दी से बना लो। पहला भोग भगवान जी को लगेगा और उसके बाद ही हम खाएंगे। जी माँ जी। सब कुछ पास में होने के बाद भी प्राची को समझ में नहीं आ रहा था कि करना कैसे है, क्योंकि आज से पहले उसने ज्यादा खाना कभी बनाया ही नहीं था। उसने हलवे को जला दिया था और सिंपल दाल चावल भी उससे अच्छे से नहीं बन पाए थे। उसने डरते हुए सबके सामने खाना रखा। ये खाने की शक्ल कुछ अजीब सी नहीं लग रही? लगता है प्राची को खाना बनाना नहीं आता। चुप करो दोनों, कोई भी उससे कुछ नहीं कहेगा। दीदी, खाना कैसा बना है? सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ, खाना बहुत अच्छा बना है प्राची। अच्छा, सब कुछ ठीक है ना? मैं तो खामखा ऐसे ही डर रही थी। लेकिन दीदी, खाना तो... रौनित कुछ बोलने वाला था तो उसकी बहनें उसे इशारा करके चुप करवा देती है। वो अंदर रसोई में जाती है और दूसरा खाना बना लेती है। कुछ ही देर में वही खाना प्राची को खाने के लिए देती है, लेकिन प्राची इस बात से अनजान थी कि उसका खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था। तुम तीनों ने बहू से झूठ क्यों कहा? माँ, अगर हम उसे सच बता देते तो कितना दुख होता उसे कि उसकी ननदें उसकी पहली रसोई पर ही उसे डांट रही है। हाँ माँ, इसी तरह ही तो ननदों का नाम खराब हो जाता है। हम नहीं चाहते कि प्राची की नजर में हम बुरे बन जाए।
और आप भी उसे कुछ ज्यादा मत कहिएगा, धीरे धीरे अपने आप सीख जाएगी वो। ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। इतनी मिन्नतों के बाद जाकर रोनित की बहू इस घर में आई थी, इसलिए प्राची के आते ही वो सबकी लाडली बन गई थी। कुछ दिनों बाद तीनों ननदें अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। पीछे से सुषमा भी अब प्राची की किसी भी गलती पर उसे ना तो डांटती ना ही टोकती। माँ, ये शर्ट को क्या हो गया? इस पर दाग कैसे लग गया ये लाल रंग का? ये शर्ट तो कल प्राची ने धोई थी, शायद उससे सफेद और रंगीन कपड़े साथ में धो दिए, इसलिए इस रंग पर दाग लग गया है। माँ, ये मेरी पसंदीदा शर्ट है, लेकिन अब मैं इसे कैसे पहनूंगा? सुषमा, तुमने बहू से कहा नहीं या उसे टोका नहीं कि उसने कैसे कपड़े धोए? अरे टोक टोक करने से बहुएं और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। मैं उन सासों में से नहीं हूँ। लाओ मैं साफ कर देती हूँ इस शर्ट को। रहने दो माँ, आपकी कमर में पहले से ही काफी दर्द है, ऊपर से आप कपड़े धोने लगेंगे तो दर्द बढ़ जाएगा। बात सिर्फ शर्ट की नहीं थी, लेकिन प्राची की किसी भी गलती पर ना ही उसकी सास ना ही रोनित उसे कुछ कहते थे, जिससे प्राची को शादी के 6 महीने बाद भी कोई भी काम ढंग से करने नहीं आया था। अरे दीदी, आप आ गई। मैंने आप तीनों को कितना मिस किया। हमने भी बहुत मिस किया, सच में। आप सब बैठे, मैं आप सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ, जल्दी आना, फिर हमें तुम्हें तुम्हारी गिफ्ट्स भी देनी है। अभी आई। पिंकी, जरा तू ही चाय बना दे। प्राची के हाथ की चाय बिल्कुल कच्ची होती है, ना कड़क होती है ना मीठी। क्या? अभी तक उसे चाय ठीक से बनानी नहीं आई? नहीं, मैंने तो कितनी बार सुषमा से कहा कि उसे सिखाओ, उसे बताओ कैसे बनाते चाय, लेकिन यह है कि उससे कुछ कहती नहीं। अरे सीख जाएगी अपने आप। हाँ पापा, अपने आप धीरे धीरे सीख जाएगी। और अगर हम कहेंगे तो कैसा लगेगा कि ननदे अभी अभी घर में आई हैं और टोकने भी लग गई। आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। पिंकी प्राची को रसोई घर से हटाकर खुद सबके लिए चाय बनाकर लाती है। वैसे तो अगर किसी घर में 3-3 ननदे आ जाए तो भाभी का काम दुगना हो जाता है, लेकिन यहाँ तो प्राची को कुछ काम ही नहीं करना पड़ रहा था। नीता, वर्षा और पिंकी मिलकर घर का सारा काम कर देती और प्राची को अब आराम करने की आदत सी लग गई थी। रोनित, तू ऑफिस के लिए भी तैयार हो गया? अभी तक प्राची उठी नहीं है क्या? हाँ, कल रात देर तक वो फोन में फिल्में देख रही थी, इसलिए आज सुबह उसकी आंख ही नहीं खुली। आजकल वो बहुत देर से उठने लग गई है। अब तेरा टिफिन कौन बनाएगा? वैसे कौन सा बहू बनाती है टिफिन? उसे तो आज तक ठीक से दाल चावल बनाने भी नहीं आए। कोई बात नहीं, मैंने तेरा टिफिन बना दिया है, ये ले। प्राची अभी तक उठी नहीं है तो मैं ही कपड़े धो देती हूँ फिर। हाँ, तो मैं बाकी के सारे काम देख लेती हूँ। नीता, वर्षा और पिंकी अपने मायके में कुछ दिन आराम करने आई थी, लेकिन यहाँ भी उन्हें काम करना पड़ रहा था। लेकिन इस घर की लाडली बहू की आदतें और भी ज्यादा बिगड़ रही थी। अब ना तो वो वक्त से उठती ना ही घर का कोई काम करती। दीदी, आप मेरे लिए प्लीज अच्छी सी कॉफी बना देंगी? मेरा बहुत मन कर रहा है एक अच्छी सी कॉफी पीने का। हाँ, अभी बना देती हूँ। सिर्फ कॉफी ही क्यों बेटा, सैंडविच भी बनवा दे। मम्मी, आप यहाँ? हाँ, मैंने सोचा जरा देखो तो सही कि मेरी बेटी आखिर मायके क्यों नहीं आना चाहती, क्योंकि ससुराल में वो मायके जैसी लाडली बन गई है तो क्यों आएगी वहाँ। अरे बहन जी, आप आइए ना, बैठिए बैठिए। आंटी बैठी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं पिंकी बेटा, आप बैठिए, प्राची है ना वो लेकर आएगी। हाँ, मैं लेकर आती हूँ ना चाय। और साथ में नाश्ता भी बनाकर लेकर आना। प्राची चाय और नाश्ता बनाकर लेकर आती है, जिसमें रत्ती भर का स्वाद नहीं था। उसकी माँ समझ जाती है कि 6 महीने में भी प्राची ने अपने ससुराल में ना कुछ सीखा ना कुछ बनाया। बहन जी, मुझे पता तो था कि मेरी बेटी को कुछ खास रसोई का काम नहीं आता, लेकिन आपने भी इसे यहाँ लाडली बनाकर बिठा दिया। इस वजह से ये अभी तक कुछ सीख नहीं पाई है। मम्मी, आपको तो खुश होना चाहिए कि मुझे ससुराल में इतना प्यार मिल रहा है। तेरी ननदे यहाँ अपने मायके में काम कर रही है, चाय नाश्ता तुझे हाथ में दे रही है, और तू यहाँ महारानी की तरह ऑर्डर कर रही है। तुझे लगता है कि मैं उन माओं में से हूँ जो ये देखकर खुश होंगी? बहन जी, हमने सोचा अगर हम बहू को कुछ ज्यादा कहेंगे तो उसे बुरा लग जाएगा। और वैसे भी जैसे हमारा भाई हमारे लिए लाडला है, ये भी है। लेकिन इससे इसकी गलती का एहसास होना जरूरी है। अगर आज आप इसे नहीं टोकेंगी तो ये कभी जीवन में सही काम करना या सही तरीके से रसोई संभाल ही नहीं पाएगी। मम्मी, मैं समझ गई। मैं भी यहाँ सब लोगों के प्यार का गलत फायदा ही उठा रही थी, लेकिन आज से मैं सब कुछ अच्छे से सीखूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। मैं आप सबसे भी माफी मांगती हूँ। अरे बस बस, अब हमारी लाडली बहू को रुलाएंगी क्या? हाँ कभी कभी ज्यादा प्यार इंसान को संवारता नहीं, बिगाड़ देता है। अगर थोड़ी सी सख्ती से किसी की आदतें सुधरती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है।
अच्छा, आप ताऊ जी के दोस्त है ना? लेकिन ताऊ जी तो घर में है नहीं, और कब तक आएंगे मुझे पता भी नहीं है। वो तो आज सुबह सुबह ही निकल गए थे। दादी जी से कहकर गए हैं कि जरूरी काम से इंदौर जा रहे हैं। अब जरूरी काम क्या है ये तो मैं जानती ही नहीं, लेकिन वो अक्सर इंदौर जाते रहते हैं। इंदौर, जहाँ खाना एक नंबर है और जलेबी पोहा तो पूछो ही मत। अमायरा एक ही सांस में बोलती जा रही थी। उसकी बकबक की आवाज सुनकर दादी बाहर आती है और पूछती है, जी आप? मैं मदन लाल मल्होत्रा, मैं राजेश जी से मिलने आया हूँ। दादी कुछ कहती उससे पहले ही अमायरा बोल पड़ती है, राजेश तो मेरे पिताजी का नाम है, लेकिन आप तो ताऊ जी से मिलना चाहते हैं ना? उनका नाम तो मुकेश है। हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, हम राजेश जी से ही मिलने आए हैं। दादी अमायरा को घूर कर देखती है तो वो झट से वहां से भाग जाती है। दादी मेहमानों को अंदर लेकर आती है। ये लोग दरअसल अमायरा के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए थे। घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं और सब मिलकर बातचीत करते हैं। मुझे छाबड़ा जी ने आपके परिवार के बारे में बताया था। हम अपने बेटे अभिषेक के लिए आपकी बेटी अमायरा का हाथ मांगने आए हैं। ये बाहर जो मिली वो अमायरा ही थी ना? बड़ी ही प्यारी बच्ची है। हमारे अभिषेक और अमायरा की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। सेठ मदन लाल के बेटे का रिश्ता भला परिवार कैसे ठुकरा सकता था। कुछ ही दिनों में दोनों परिवार आपस में बातचीत करके रिश्ता तय कर लेते हैं। शादी पक्की होने के बाद परिवार में सब अमायरा को समझाते हैं। अमायरा, अब तुम्हें ज्यादा बोलने की आदत बदलनी पड़ेगी बेटा। ज्यादा बोलने वाली बहू को ससुराल में कोई भी पसंद नहीं करता है। तुम्हारी ताई जी बिल्कुल सही कह रही है बेटा। सोचो, तुम्हारे ज्यादा बोलने से हमें ही इतनी परेशानी होती है, फिर वो तो तुम्हारे ससुराल वाले हैं, कैसे बर्दाश्त करेंगे? दादी और बाकी सब भी अमायरा को यही सलाह देते हैं, जिसे सुनने के बाद अमायरा अपना मुंह खोलती है और आदत के अनुसार नॉन स्टॉप बोलना शुरू करती है। अब मैं इतनी भी बातूनी नहीं हूँ जितना आप लोग मुझे समझते हैं। क्या मैं अपनी बात भी नहीं बता सकती? बातें करना क्या कोई गुनाह है? ओ तेरी, आप लोगों की बातों में तो याद ही नहीं रहा कि अभी टीवी पर गुनाह पेट्रोल आ रहा होगा। आज संजना का पर्दाफाश होने वाला है। आपको पता है वो संजना है ना, उसी ने अपने पति की जेब से पैसे चुराए थे और नाम अपनी। अमायरा एक्साइटेड होकर ऊपर देखती है, लेकिन सभी वहां से चंपत हो चुके होते हैं। इन्हें तो अच्छी कहानियों में इंटरेस्ट ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अकेले ही टीवी देख लेती हूँ। कुछ ही दिनों में अमायरा और अभिषेक की शादी हो जाती है और कम बोलने के इंस्ट्रक्शंस लेकर अमायरा मल्होत्रा परिवार की बहू बनकर आ जाती है। गृह प्रवेश के समय, आओ बहू, कलश पर दायां पैर लगाकर अंदर आओ। सबकी हिदायतों को ध्यान में रखते हुए अमायरा चाहकर भी कुछ नहीं बोलती है और खुद पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल रखकर घर के अंदर आती है। अमायरा की नंद राखी उसे सोफे पर बिठाती है और पूछती है, अमायरा, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कहना। ठीक है दीदी। होश संभालने के बाद से अब तक अमायरा ने पहली बार इतनी छोटी लाइन बोली थी। हालांकि मुंह बंद रखने पर उसे बहुत बेचैनी हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो कुछ कहने की कोशिश करती, माँ, ताई जी और दादी जी के खतरनाक चेहरे उसकी आंखों के आगे नाचने लगते थे। खाना खाने के बाद, अब मेरी प्यारी सी बहू थक गई होगी, हम सब भी सो जाते हैं और उसे भी आराम करने देते हैं। बाकी की बातें कल हो जाएगी। मम्मी, मैं अमायरा को उसके कमरे में छोड़कर आती हूँ। हाँ बेटा, अमायरा कपड़े बदलकर आराम से सो जाना बेटा। ठीक है मम्मी जी। अमायरा, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो बेटा? जब हम पहली बार तुम्हारे घर आए थे, तुम्हारी चहकती हुई आवाज सुनकर ही हमारा दिल खुश हो गया था। आज क्या हो गया? तुम यहाँ भी वैसे ही खुलकर रहना अमायरा, जैसे तुम अपने मायके में रहती थी। अच्छा, अब सो जाओ और कल आराम से ही उठना, ठीक है? अमायरा को बहुत कुछ कहने का मन था, लेकिन वो चुप ही रहती है। अगले दिन सुबह तैयार होकर वो हॉल में आती है, जहाँ मेहमान और परिवार के सभी लोग बैठे होते हैं। उठ गई बेटा, आ जाओ, हमारे साथ नाश्ता कर लो। ठीक है। तुम तो बहुत शर्मीली हो बहू। पहली बार देखा था तब तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था। ये भी तुम्हारा ही घर है, यहाँ भी खुलकर बात किया करो। अमायरा, तुम हमेशा ऐसे ही चुप रहती हो या यहाँ नए माहौल में शर्मा रही हो? जी ठीक है से ज्यादा भी बोल सकती हो ना तुम, बोला करो भाई। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मौन व्रत लिया है। कुछ तो बोलो, और जरा जोर से बोलो ताकि हम तुम्हारी आवाज तो सुन ले जरा। इसी तरह 4 दिन और बीत जाते हैं और अमायरा सबकी बातों का जवाब बस हाँ हूं में देती है। 5वें दिन, हाय, चुप रहना कितना मुश्किल काम है। ये सब तो मुझे बार बार बोलने के लिए कह रहे हैं और एक मेरे घर वाले हैं जो मुझे बोलने ही नहीं देते थे। क्या करूं? चाची जी, अभिषेक तो वैसे भी ज्यादा बोलता नहीं है, अब अमायरा भी कम बोलेगी तो कैसे चलेगा भाई? राखी के ससुराल जाने के बाद तो आप बोर ही हो जाओगी। अमायरा, पूरा दिन घर में बस तुम और चाची जी ही रहोगी, कम बोलोगी तो चाची जी बोर हो जाएगी।
सबकी बातें सुनकर अमायरा को लग रहा था कि वो चिल्लाकर सबको बताए कि वो बोल सकती है, लेकिन ताई जी ने कहा था ना कि ससुराल में ज्यादा बोलने वाली बहू को पसंद नहीं किया जाता है, इसलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। अमायरा, आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। शाम को कुछ लेडीज आने वाली है, तुम अच्छे से तैयार हो जाना, और वो लोग कुछ पूछेंगी तो बस हाँ हूं में जवाब मत देना, अच्छे से खुलकर बात करना, ठीक है? ज्यादा बोलने की आदत की वजह से अमायरा को उसके अपने नाम से कम और ऑल इंडिया रेडियो के नाम से ज्यादा जाना जाता था। अगर कहीं ज्यादा बोलने का कंपटीशन होता, बड़े से बड़ा धुरंधर भी उसके आगे घुटने टेक देता। उसकी इस आदत से घर और बाहर सब परेशान थे। एक दिन रश्मि उसे बाहर से दही लाने के लिए कहती है। अमायरा, बेटा जरा बाजार जाकर दही तो लेकर आओगी। अब इस सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब भी हो सकता था, लेकिन सवाल तो हमारी बातूनी अमायरा को पूछा गया था भाई, वो एक लाइन में जवाब कैसे दे सकती थी भला। एक स्टेशन से छूटी उसकी गाड़ी कब दूसरे स्टेशन पहुंच जाती थी उसे खुद को पता नहीं चलता था। दही? इस समय दही क्यों चाहिए मम्मी? अच्छा, कढ़ी बना रही हो ना? आप ना उसमें पकौड़ियां जरूर डालना, मुझे तो बिना पकौड़े वाली कढ़ी अच्छी ही नहीं लगती है। वैसे तो सौरभ को भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो बेचारा चुपचाप खा लेता है। सौरभ से अच्छा याद आया मम्मी, कल तो उसने मेरे साथ ऐसा मजाक किया था कि मन कर रहा था उसे अदरक की तरह कूट दूं। वो शर्मा आंटी है ना, कल अपने बेटे को डांटते हुए भी कह रही थी, थोड़ा रनिंग कर लिया कर, यहाँ वहां से अदरक की तरह बढ़ रहा है फिर तो। बस कर दे मेरी माँ, शुरू हो गई तेरी सुपरफास्ट ट्रेन। तेरी जुबान तो चलना शुरू होती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है। कितनी बार समझाया है कि इतना मत बोला कर अमायरा, ससुराल में मुश्किल हो जाएगी। ससुराल की बात मत करो मम्मी, पहली बात तो ये कि मैं शादी ही नहीं करूंगी, और मान लो कि अगर आप लोगों ने मुझ पर दबाव डाला और मैंने शादी के लिए हाँ कर दी, तो मेरे लिए ऐसा घर ढूंढना जहां मैं बोल पाऊं, और अगर वो लोग कम बोलने वाले निकले तो मैं आपको फोन लगा लिया करूंगी, और अगर आप फोन नहीं उठाओगी तो मैं अपने फ्रेंड्स को फोन लगाऊंगी। लेकिन बक बक तो जरूर करूंगी, है ना? तेरी इस आदत से मैं तंग आ गई हूं अमायरा। इस पर भी अमायरा कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है कि रश्मि तुरंत वहां से खिसक जाती है। रश्मि ही नहीं, और बहुत से लोग थे जो आए दिन अमायरा की इस आदत का शिकार होते रहते थे। एक दिन अमायरा की दादी उसे एक चिट्ठी पोस्ट करने के लिए कहती है। अमू बेटा, कॉलेज जाते समय ये चिट्ठी तो पोस्ट कर दे जरा। आप मोबाइल के जमाने में भी चिट्ठी क्यों लिखती है दादी? वैसे किसे लिखी है चिट्ठी, बुआ जी को या चाचू को? बुआ जी से तो कल ही फोन पर आपकी बात हुई थी ना, फिर आप उन्हें चिट्ठी क्यों लिखेंगी? चाचू को लिखी है क्या? अच्छा, चाचू से याद आया कि उनका तो फोन आया था, वो कल ही आने वाले हैं। सोनू मोनू के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं ना, लेकिन जब चाचू आ ही रहे हैं तो फिर आपने उन्हें चिट्ठी क्यों लिखी दादी? बस कर दे मेरी माँ, इतनी बकबक करने के बजाय थोड़ा दिमाग ही चला लेती। चिट्ठी पर नाम और पता तो लिखा है ना, वही पढ़ लेती। अरे हाँ, ये बात तो मेरी भेजे में ही नहीं आई, लेकिन भेजे में बात आई क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू भाग जा यहाँ से, मैं किसी और को कह दूंगी, जब देखो बकर बकर करती रहती है। हाँ हाँ ठीक है, बोल देना किसी को, जब कोई मिलेगा नहीं ना तो फिर मुझे ही कहोगी। सौरभ तो वैसे भी कोई काम नहीं करता है, हाँ उसके मतलब का काम हो तो झट से कर देगा, लेकिन अगर तू जाती है कि नहीं, बोल बोल कर तेरा मुंह कैसे नहीं दुखता है, भगवान ही जाने। दादी के वहां से जाने के बाद अमायरा अपने आप से कहती है, इस घर में तो सही बात किसी को हजम ही नहीं होती है। अब एक सीधा सा सवाल ही पूछा था मैंने, ऐसा भी क्या गजब कर दिया कि दादी गुस्सा हो गई। एक दिन अमायरा घर के बाहर खड़ी होती है कि तभी उसी के मोहल्ले में रहने वाली उसकी सहेली सपना वहां से जाती है और अमायरा को देखते ही झट से पास खड़ी एक कार के पीछे छिप जाती है। हे भगवान, कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया, मैं यही छिपी रहती हूँ, वरना बोल बोल कर मेरा दिमाग ही खा जाएगी। 5 मिनट होने पर भी अमायरा घर के अंदर नहीं जाती है। कार का मालिक आ जाता है और कार लेकर चला जाता है। अमायरा सपना को देख लेती है और भागकर उसके पास जाती है। तो कहीं जा रही है या कहीं से आ रही है? इतनी धूप में ऐसे क्यों खड़ी है? पता है, कल तो मेरे छोटे चाचू को रास्ते में ही चक्कर आ गए थे। वो तो भगवान का शुक्र है कि गौरव भैया वहां से गुजर रहे थे और वो चाचू को लेकर घर आ गए। तुझे पता है, गौरव भैया की शादी फिक्स हो गई है। मैंने तो भाभी की फोटो भी देख ली है। तुझे क्या बताऊं, इतनी सुंदर है ना भाभी, बाल तो इतने लंबे हैं कि बस दिवाली के बाद ही उनकी शादी। अरे अरे रुक जा भाई, मैं तो गौरव भैया को जानती भी नहीं हूँ, तो क्यों मुझे उनके बारे में बता रही है? अच्छा सुनना, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ, कल कॉलेज में मिलेंगे। लेकिन कल तो रंग पंचमी की छुट्टी है ना। तुझे पता है, पिछले साल रंग पंचमी पर हम लोगों ने वो गुड़िया है ना गुड़िया, उसे पकड़कर पानी से भरे टब में डाल दिया था। बेचारी को ठंड की वजह से सर्दी जुकाम हो गया था। उसकी मम्मी ने तो पहले हमें खूब डांटा, फिर उसे वर्मा डॉक्टर के पास लेकर गई। तुझे पता है, वर्मा डॉक्टर मेरी ताई जी की मौसी की दामाद के पड़ोस में रहते हैं और उनके 2 बेटे हैं जो
अरे, मैं भूल ही गई थी कि मम्मी ने मुझे कुछ सामान लाने के लिए कहा था। अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ, अरे सुन तो। लेकिन सपना कहाँ रुकने वाली थी। वो तो जल्दी से वहां से अपनी जान बचाकर 9-2-11 हो जाती है। कुछ दिन बाद दरवाजे की बेल बजती है। अमायरा दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर उसके पिता की उम्र के एक व्यक्ति मदन लाल अपनी पत्नी शांति के साथ खड़े होते हैं। जी, आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। वो मैं। दोपहर को अपने कमरे से अमायरा रश्मि को फोन करती है। अच्छा है तेरा ही फोन आ गया। हम सब तो तुझे और तेरी बकबक को बहुत मिस कर रहे हैं बेटा। अच्छा बता, वहाँ सब कैसा चल रहा है? मम्मी, आपने मुझे बोलने से मना किया था, लेकिन चुप रह रहकर तो मेरी हालत खराब हो रही है। तुम तो कहती थी कि ज्यादा बोलने से मुंह दुखता है। मेरा मुंह तो चुप रहकर दुखने लगा है। अरे पागल, हमने तुझे कम बोलने के लिए कहा था, बोलने से ही मना थोड़ी ही किया था। नहीं बोलोगी तो काम भी नहीं चलेगा ना बेटा। जरूरत की बात तो करोगी ही ना तुम। अमायरा थोड़ी देर सोने के बाद शाम की तैयारी करती है और सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। खूब सुंदर लग रही है हमारी बहू। आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। बाकी लेडीज भी आती ही होंगी, और सबसे अच्छे से बात करना, हाँ? नहीं तो सब समझेंगे कि बहू को तो बोलना ही नहीं आता है। शाम को औरतें आती है और अमायरा की खूबसूरती की खूब तारीफ करती है। शांति बहन, बड़ी प्यारी बहू है तुम्हारी। कहाँ तक पढ़ी हो तुम बहू? तुम्हारे शौक क्या क्या हैं? जी, बीए। इतना छोटा सा जवाब, वो भी इतने धीरे से कि किसी को सुनाई ही नहीं दिया। अरे भाई, सबको तुम्हारी आवाज भी तो सुननी है अच्छे से। तुम्हारी बहू बहुत कम बोलती है शांति बहन। आजकल की लड़कियां तो कितना बोलती है। मैंने तो सोचा था कि चलो पड़ोस में अमायरा के रूप में एक सहेली आ रही है, खूब बातें करूंगी उससे, लेकिन ये तो कुछ बोलती ही नहीं है। 2 दिन से अपने बारे में एक ही बात सुन सुनकर अब अमायरा का सब्र जवाब दे जाता है और काफी दिनों से खड़ी उसकी गाड़ी स्टेशन से छूटकर सरपट दौड़ने लगती है। अरे नहीं, मैं तो बहुत बोलती हूँ। वो तो मेरे मायके वालों ने कहा है ना कि ससुराल में बहू को ज्यादा बोलना शोभा नहीं देता है, इसलिए। आंटी, आप मुझसे पूछ रही थी ना कि मेरे शौक क्या क्या है, तो मुझे ना स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। अपने स्कूल कॉलेज की कबड्डी चैंपियन थी मैं। स्पोर्ट्स टीचर तो हमेशा मुझे ही कैप्टन बनाती थी। बहुत प्यार भी करती थी वो मुझसे। वैसे प्यार तो हमारी हिंदी की टीचर भी बहुत करती थी मुझसे, लेकिन एग्जाम में मेरे नंबर भी बहुत काटती थी। नंबर से याद आया, गुंजन, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें फोन करूंगी, और आज से तुम मेरी फ्रेंड। वैसे तो मेरी काफी सारी फ्रेंड्स हैं, लेकिन सबसे अच्छी फ्रेंड तो रचना। सभी औरतें और रिश्तेदार अमायरा की ओर हैरानी से देख रहे थे। बात का बतंगड़ बनते देखकर राखी तुरंत अमायरा को रोकते हुए कहती है, अरे बस बस अमायरा, अब कुछ बातें बात के लिए भी तो रख लो ना। आइए, अब आप लोग सब नाश्ता कर लीजिए। हश, अब जाकर जरा अच्छा लग रहा है। शरीर कितना हल्का हल्का सा लग रहा है। नाश्ता करने के बाद सभी महिलाएं अपने घर लौट जाती हैं। राखी शांति से कहती है, चलो भाई, अब मेरे सिर से एक बोझ उतर गया। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि इतना कम बोलने वाली बहू के साथ आप तो बोर ही हो जाओगी। अब दोनों सास बहू खूब सारी बातें किया करना। कुछ दिन बाद सभी मेहमानों और राखी अपने घर लौट जाते हैं। घर में अब मदन लाल जी, शांति, अमायरा और अभिषेक रह जाते हैं। अभिषेक और मदन लाल जी तो अधिकांश समय दुकान पर ही रहते हैं। एक दिन, बहू, आज खाने में क्या बना रही हो? आज तुम्हारे ससुर जी का जन्मदिन है, कुछ अच्छा सा बना लो, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। आज ससुर जी का बर्थडे है। अरे आज तो मेरी सबसे अच्छी सहेली निशा का भी बर्थडे है। निशा, अरे वो गोपाल कॉलोनी में रहती है ना, वो निशा। आपको क्या बताऊं मम्मी जी, गोपाल कॉलोनी इतनी पॉश है ना कि ऐसा लगता है कि वहीं पर एक घर ले लूं, लेकिन फिर लगता है कि वो कॉलोनी तो शहर से बाहर है और हमें तो मोहल्ले में रहने की आदत है ना। मोहल्ले में तो सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हैं, कॉलोनी में वो मजा कहाँ। अरे मजा से याद आया, आज तो मेरी सौतेली सौतन सीरियल में बहुत मजा आने वाला है मम्मी जी। वो सौतन है ना, आज अपनी सौतेली सौतन को घर से बाहर। ये गाड़ी किस स्टेशन से शुरू हुई और कहाँ पहुंच गई बहू? अच्छा चल, अब हम जल्दी से खाना बना लेते हैं, दुकान पर समय से टिफिन भी तो पहुंचाना है ना। अब अमायरा की बातों का सिलसिला यहाँ भी शुरू हो जाता है और उसकी बकबक से शांति परेशान हो जाती है। शादी को 1 साल हो जाता है और हर बार शांति राखी से फोन पर यही बात करती है। क्या बताऊं राखी, जब अमायरा आई थी तब हम इसकी आवाज सुनने को तरस रहे थे और अब मेरे कान शांति के लिए तरस रहे हैं। वैसे भी कभी कभार अच्छी भी लगती है उसकी बातें, लेकिन कभी कभी कहीं की बात कहीं लेकर चली जाती है और रुकने का नाम ही नहीं लेती। वैसे दिल की बहुत अच्छी है वो। शांति की बात सुनकर राखी हंसने लगती है। एक दिन शांति के पास अमायरा की दादी का फोन आता है और वो अमायरा को कुछ दिनों के लिए मायके भेजने की बात कहती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जल्दी ही भेज देती हूँ।
अमायरा के मायके जाने के नाम से शांति बहुत खुश हो जाती है और उसे खुशी खुशी मायके भेज देती है, लेकिन 2 ही दिनों में उसे अमायरा की याद आने लगती है। अभिषेक, तू तो आज ही जाकर बहू को लेकर आ भाई। मेरे कानों को तो उसकी बातों की ऐसी आदत पड़ गई है कि मुझे तो उसके बिना चैन ही नहीं पड़ रहा है। 2 दिन बाद अभिषेक अमायरा को लेकर आ जाता है और घर में फिर से रौनक लौट जाती है। शांति बस एक सवाल पूछती है और अमायरा की गाड़ी शुरू हो जाती है। क्या किया मायके में बहू? आपको क्या बताऊं मम्मी जी, वो सोनू मोनू है ना, मेरे छोटे भाई। तू तो ऐसे ही बोलती रहा कर बहू। ज्यादा बोलने वाली बहू हमेशा बुरी नहीं होती है।